आज की जो वीडियो रहने वाली है वो स्वैपिंग से रिलेटेड रहने वाली है। ये एक सेट है, आईफोन 13 है। कौन सी? ये जो कॉर्नर्स की बॉल है ना, स्पेशली ये आपकी ना बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। इन्हीं की वजह से हमेशा सीपीयू डन नहीं होगा या सीपीयू टेढ़ा लगेगा आपका। इन बच्चों को ही बनाता। हेलो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो स्वैपिंग से रिलेटेड रहने वाली है। जो भी भाई टेक्नीशियन पहले से काम करते हैं, जो स्वैपिंग करते हैं, लेकिन स्वैपिंग में उन्हें दिक्कत होती है कि विद डाटा या विदाउट डाटा स्वैपिंग कैसे करनी है या किन किन ICs का आपको यूज़ करना है, वो सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखें। अभी हमारे पास जो सेट है वो इस कंडीशन में है। ये एक सेट है, आईफोन 13 है। किस भाई का ये सेट? पीयूष भाई आपका है? फिर भी मतलब कहीं दिखाया भी इसे? सर कहीं नहीं होगा। दिखाया था आपने? हाँ सर। क्यों ऐसा क्यों लगा आपको कहीं नहीं होगा? ये कंडीशन देख के हुआ ही नहीं ना सर, पूछा था कुछ हो सकता है इसका, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये कुछ हुआ है नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका सेट बनता है नहीं बनता है। लास्ट में देखते हैं। इसे हम स्वैप करेंगे। पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको स्वैपिंग से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करें भाई? चेक करें? देख लेते हैं। बारह मिली एम्प पे इस पे ट्रिगर हो गया है, यानी कि इस पे स्वैपिंग कर सकते हैं हम। चलो बिल्कुल तैयार है। स्वैपिंग के लिए कितनी IC चाहिए अपने को? विद डाटा के लिए अलग अलग बोर्ड में अलग अलग है। बेसिक तो 6 है ही ना। 6 के अलावा डिपेंड करता है कि किसी की NFC ऊपर है, किसी की NFC 2 है। तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कौन कौन से सेट में कौन कौन सी NFC कहाँ कहाँ पर लगी है। तो पहली NFC ये आएगी, ये वाली। दूसरी ये है कि हमारे पास, और तीसरी नैंड, चौथी आएगी EEPROM, और पांचवा ये बायोनिक A15। जैसे देखोगे ना बोर्ड इतना टेढ़ा है। ये CPU निकालने के बाद पता चलेगा CPU कैसा है। तो पहले हम CPU निकालेंगे, तब हम आगे देखेंगे स्वैपिंग में क्या हो सकता है इसका काम। देख रहे हो? लग तो रहा है कि जिंदा होगा भाई, उम्मीद है। दिखाई दे रहा है? जी सर। देखो यहां से ना पूरा टेढ़ा है। यहाँ से टेढ़ा है। और ये देखो, ये वही जगह है जहाँ से टेढ़ा है, इस जगह से। तो ये जब एक्सीडेंटल हुआ है ना, तो ऐसे टेढ़ा हो गया है। जब आप हिट मारोगे तो कई बार क्या होगा, पैड उसमें टूटा हुआ होगा,
हम उसे उठाएंगे तो पैड उस पर रह जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है यार ये। उम्मीद पे दुनिया गाय में हो सकता है जो हमारा पैड निकला है वो उधर एनसी हो या ग्राउंड। अगर नहीं हुआ तो पैड बनाना भी सीख लेंगे उसमें। ये देखो दिख रहा है ये स्किन, ये इसलिए निकलेगी क्योंकि टेढ़ा है।
ये ग्लास कहलाते हैं। अगर ये A14 तक, A13 तक, A12 तक, बल्कि A12 तक निकल जाते तो लगाने की जरूरत नहीं, मैंने चलाया ऐसे ही चलता है। DTC कहलाते हैं। DTC एक कैपेसिटर होता है, उसके बाद के निकले ही नहीं मुझसे। हालांकि निकलता है A11 का भी नहीं है, निकालने वाले भी तोड़ोगे आप हीट मार के उसे। A10 के जो है वो निकल जाते हैं। A10 के जो होते हैं वो शोल्ड हुए होते हैं, जो आपके निकले होंगे डाइवोड टाइप के। उसके बाद से जो है वो पर्दे पर ही है ये, यानी यही पर्दा है और यही आईसी है। तो अगर आप हीट मार के ऐसे ब्लेड डाल के ऐसे स्क्रैपर से उठाओगे तो उड़ जाएगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। मुझे तो कुछ इसमें सप्लाइयाँ दिख रही भाई। ये जगह है और वो जगह ये है, यहाँ से ये तो 4 तो है ना सप्लाइयाँ। एक ये भी ग्राउंड है, चौथी में पाँचवीं, चौथी में पाँचवीं, ये भी ग्राउंड। जो पहले इधर से गिन लेते हैं, यहाँ से चौथी से पाँचवीं ये दिख रही है, इधर से चौथी लाइन ना, 1 2 3 4, यहाँ से चौथी की पाँचवीं। तो यहाँ पर देख लेते चौथी की पाँचवीं क्या है। एक, अच्छा ये है ना चौथी, 1 2 3 4 5, ये तो ग्राउंड है, ठीक है। अब दूसरी की पहली और दूसरी की चौथी, दूसरी की पहली और दूसरी की चौथी, तो ग्राउंड है। अब ऊपर से आ जाओ, ये सारी लाइन ये सब मेरी नहीं है। उसके बाद ये नहीं है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, बताओ जल्द से। सबका सप्लाई है और सब इकलौता सप्लाई है। 1 2 3 4 5 है ना। तो मेरी ये जो है, मतलब कहने का ये ग्राउंडिंग नहीं आनी चाहिए, है ना। OLI चलेगा, GRI चलेगा, GR तो नहीं आएगी, GR तो पैड पर आएगी, बस ग्राउंडिंग नहीं आएगा। करें चेक। यस सर। ये तो हो गया मेरा ग्राउंड। और यहाँ से देखिए, GR है, GR है सर। ये वाली, GR है सर। ये वाली, GR है सर। ये वाली, GR है सर। और ये वाली। GR है सर। यानी अभी मेरा CPU शॉर्ट नहीं है। अब मैं इसे क्या करूँगा, ज़्यादा कारीगरी ना करके सीधा रिवॉल्व मार दूंगा बस। ये देखो, 1 और 1 2, ये देखिए 2 बॉल है। ये वाली बताओ जरा मुझे, और एक ये वाली, ठीक है। मैं इसे जूम कम कर रहा हूँ, वैसे एंगल से रखा है जैसे एंगल से रखा होता। मल्टीपल हुई तो बंद कर देंगे, ग्राउंड हुई तो बनानी बंद कर देंगे, और अगर सप्लाई हुई तो बनानी पड़ेगी। लग तो ऐसा कह रहा है ऐसे ग्राउंड होगी। मैं बताता हूँ बॉल नंबर। ऐसे अगर मैं इधर से गिनना स्टार्ट करूँगा, इधर से, ये बॉल यहाँ पर नहीं, यहाँ से गिननी है बॉल, यहीं से गिननी है। ये 1 बॉल नंबर है। देखो इसने ना CPU ने ये भी दिखाया है, ये, जबकि CPU पे जगह नहीं है। यहाँ पर ये जगह खाली दिख रही है ना, इसने ये भी दिखाया है, यानी ये बोर्ड पर है ये जगह। अगर इसका बोर्ड देखेंगे तो बोर्ड पर ये जगह देखने को मिलेगी आपको। ये देखो पूरी भरी हुई दिख रही है ना, तो बोर्ड पर होती है जगह, लेकिन CPU पे नहीं होती। CPU पे ये जगह खाली होती है, यानी ये बॉलें जो हैं ये एक्स्ट्रा बॉलें होती हैं, जो देखो कई जगह पर है, दिख रही है। तो ये बॉलें बोर्ड पर तो होती है, CPU पे नहीं होती है। यानी ये बॉल मल्टीपल बॉल का मतलब यहाँ पर भी है। जैसे बहुत से कहते हैं मल्टीपल बॉल्स अगर होती है तो रिस्टार्ट होता है, मैं एप्पल में नहीं मानता ऐसा। ये बॉलें अगर नहीं भी लगी, क्योंकि ये तो लगेंगी ही नहीं ना, CPU में तो है ही नहीं, तो फिर ये कैसे चल रहा होगा। तो उसका मतलब मल्टीपल बॉलों में यूज नहीं होता है, एक बॉल से काम चल सकता है वहाँ पर।
यहाँ पर गिनना है, बॉल नंबर गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 की चौथी, ठीक है। यहाँ से एक है, यहाँ से एक है, यहाँ से गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 की चौथी ग्राउंड है। और अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 की 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो भाई देखते हैं, रिवॉल्व करते हैं अब इसे। देखो जब सीपीयू बनाते हैं तो मैंने आपको एक चीज़ और बोली है कि अगर आप रिवॉल्विंग कर रहे हैं और वहाँ पे 100% अगर ड्राई कर रहे हैं तो सीपीयू पे 200% ड्राई करें, तब तो आपका सीपीयू सही आएगा। और कृपया करके उस कपड़े को फेंक दें जिससे आपने पीपीडी साफ़ किया है इसका, जी सर। क्योंकि अगर वो कहीं आपने लगा दिया तो पूरे बोर्ड पे क्या हो जाएगी, अनहोनी। पीपीडी तो तुम्हारे लिए है वो। चलिए रिवॉल्व करें इसे। जी सर। कई बार ना सीपीयू की बॉलें आपको बनी तो दिखेंगी, जी सर। लेकिन वो बनी भी होती नहीं है, तो फ्लक्स पहले ही लगा के ना एक बार हीट मार देते हैं हम। उससे क्या होता है कि कोई बॉल अगर टच नहीं ना या मेल्टिंग नहीं हुई है उस बॉल की तो वो स्टेंसिल के साथ चिपक कर आ जाएगी। जी सर। तो पहले फ्लक्स लगाने के बाद हीट मारोगे तो उसी में चिपकी रह जाएगी। हर आईसी को हम बार में हीट मारते हैं ना, सीपीयू को पहले ही मारनी होती है। सही है एक ही बार में। फ्लक्स की क्वांटिटी ना कम रखनी है जब आप सीपीयू लगाएंगे, तो ज़्यादा फ्लक्स से भी आपका सीपीयू फ्लोट मारता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जैसे आपने सीपीयू बनाया तो कोशिश कीजिए उसी दिन उसे फिक्स कर दें। बहुत सी बार बंदे रात में काम करके सुबह में फिक्स करते हैं ना, या फ्लक्स लगा के रख देते हैं, जी सर। तो फ्लक्स हार्ड हो जाता है। तो लगाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये दो बॉलें छोटी दिख रही हैं, ये देखो यहाँ पर, देखिए हो सकता है वो स्टेंसिल में हो। ये पहले एक बार हीट मार देते हैं थोड़ी सी, और जैसे मेरे 6 सेंस कह रहे हैं ना, मुझे वो बॉलें मल्टीपल है या ग्राउंड है।
चारों 5 तो तैयार कर लिया अब हमने और 1 बाय 1 उस पर लगानी शुरू करेंगे। ये प्रोम पहले लगा रहे हैं अभी हम। डॉट देख लेते हैं ये प्रोम का, ऊपर की तरफ डॉट है, देखो यहाँ पर ये डॉट है यहाँ पर जिधर नैंड का है। सीपीयू रह गया है तो पहले ट्रिगर चेक कर लेंगे नॉर्मल। सारी ऐसे लगाई ना हमने, 16 या 13 कितना था ट्रिगर्स का, 12 13 चेक किया था ना, 13 चेक किया था, 12 या 13 देखते हैं वो कितना, वो चेंज नहीं होगा अभी। अभी 21 है, क्या करेंगे अब इस पे, सीपीयू लगा के देखते हैं उठता है नहीं उठता है। अच्छा जब सीपीयू लगाएं तो देखो इन चीज़ों का ध्यान रखना है भाई। ये जो ग्लास दिख रहा है ना बीच के ग्लास, ये अच्छे से क्लीन होने चाहिए पूरी तरह से। इनके अंदर ग्लू होता है तो आपके जो बोर्ड के आईसी की जो ग्लास है वो उसमें बैठेंगे नहीं, तो सीपीयू ना हवा में रहता है हल्का सा, तो कई बार हो सकता है एप्पल लोगो आके बंद हो जाए, फिर हो सकता है कि एप्पल लोगो ही ना यहाँ पर DFU दिखाने लगे, तो कई कंडीशंस हो सकती है। सही तरीका क्या है कि ग्लास देख लेने आपने, तो ऐसे ध्यान से देख लिया करना है। तो एक आध बॉल अगर मोटी है तो उसे बिल्कुल फ्लैट करो, स्पेशली कॉर्नर की बॉल। कौन सी, ये जो कॉर्नर्स की बॉल है ना, स्पेशली ये आपकी ना बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। इन्हीं की वजह से हमेशा सीपीयू डन नहीं होगा या सीपीयू टेढ़ा लगेगा आपका। तो जितना हो सके साइड की कॉर्नर की बॉल, उन पे ग्लू है तो वो साफ करें। सीपीयू के ऊपर ग्लू है, जैसे आप सीपीयू निकालते तो पेस्टेड होता है सीपीयू, तो उसके ऊपर का ऐसे का सारा ग्लू साफ कर देना होता है पहले, रिबॉलिंग करने से पहले ही, अगर उस पर ग्लू दिख रहा है, क्योंकि उसके वजह से शेक नहीं होगा कई बार आपका। तो मे भी हो सकता है मेरी नैंड में वही ग्लू रह गया,
जिसकी वजह से वो शेक नहीं हो रही, जगह नहीं मिल रही उसे पूरी। हो सकता है सक्सेस हो जाए, हो सकता है ना हो, तो फिर से मुझे नेट निकालनी पड़े। तो रोज़न स्मोक लगा देते हैं इस पर। बोर्ड आते थे क्वालकॉम के, X6 जो है वो भी क्वालकॉम है, 6S जो है वो भी क्वालकॉम है, 7 जो है पहले क्वालकॉम आया, क्वालकॉम का बेस बैंड शॉर्ट आने लगा, इसकी वजह से क्या आया, इंटेल। फिर 8 पे भी इंटेल क्वालकॉम दोनों आए और X पे भी इंटेल क्वालकॉम दोनों आए। फिर XR में सिर्फ इंटेल आया। इंटेल का 7 का बोर्ड शॉर्ट नहीं होता, ये क्वालकॉम का हो जाता है। तो अगर आपके पास एक सेट आता है जिसमें LDO 9 की लाइन शॉर्ट है और उसे किसने फ्लैश मार रखा है, तो इनेबल टू एक्टिव पर आएगा। किस पर आएगा? वो रिपेयर नहीं हो सकता, उसमें वो फ्लैश भी हुआ है, क्वालकॉम का बोर्ड भी है। ऐसा अक्सर पता है वो बंदे करते हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का पता नहीं होता, कब सॉफ्टवेयर करना है कब हार्डवेयर करना है। किसी भी फ़ोन पे डायल पैड पर क्या नहीं हो, IMEI नंबर अगर नहीं होता तो क्या नहीं करना है उसे, उसने उसे सॉफ्टवेयर कर दिया है जिसने भी किया, तब उसका डायल पैड पर से IMEI नंबर गायब हो गया। अब रिकवर नहीं, रिपेयर नहीं होगा। इंटेल होता तो रिपेयर हो जाता पूरी तरह से, इसे मैं स्वैप भी मारूंगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि CPU शॉर्ट है, CPU की लाइन शॉर्ट नहीं है भाई। अगर बोर्ड पे लाइन शॉर्ट है तो आप उसे ठीक कर सकते हो ना, लेकिन अगर CPU शॉर्ट है तो वो चेंज तो होगा नहीं। फ्लैश करने से मेनू पे जो था उससे भी नीचे चला जाता है। पहले तो मेनू पे था ना डायल पैड पे कस्टमर का सेट, उसका वाईफाई वगैरह सब कुछ चल रहा था, कैमरा शैमरा सब चल रहा था, लेकिन सिम नहीं चल रही थी। कि किसी हैंडसेट में अगर डायल पैड पर IMEI नंबर नहीं है तो उसे फ्लैश नहीं करना है, क्योंकि क्लाइंट का सेट पहले किस पे था, मेनू पर। तो मेनू पे था तो उसका सब कुछ चल रहा था, वाईफाई भी चलता था, लेकिन सिर्फ सिम नहीं चल रही थी। वो आपके पास लेकर आया तो आपने सबसे पहले ये नहीं देखना नेटवर्क नहीं आया तो सॉफ्टवेयर से आ जाएंगे। iPhone 6s में सिर्फ एक ऐसा वाहिद सेट है वो जिसमें सॉफ्टवेयर करने के बाद नेटवर्क आता है, सिर्फ एक 6s में। उसकी एक टर्म कंडीशन होती है, लेकिन उसका डायल पैड पर IMEI नंबर होगा। जिसका भी डायल पैड पर *06# डाल के आप डायल पैड पर IMEI नंबर खोलना है, वो नहीं खुल रहा, उसे कोई भी सेट को फ्लैश नहीं मारना है। इसमें नेटवर्क 6S है, डायल पैड पे IMEI नंबर खुल रहा है, देखो इसका आता है हमेशा, इसका हमेशा WTR चेंज होगा। 6S में क्या चेंज होगा, 100% आएंगे। 0 रखना है आपकी एयर, और टेम्परेचर रखना है 270, मैक्स 280, और हाथ ना बिल्कुल ऊपर रखना है ऐसे। धीरे धीरे हाथ को नीचे लेकर आना है, आपको फ्लक्स निकलता हुआ महसूस होगा तो नीचे लेकर आना है। पहला लॉ ये होगा कि आपका सेट जो है ना बिफोर पावर शॉर्ट नहीं होगा, अगर CPU सही लगाए तो। देखो बिफोर तो सही है अभी, है नहीं? ट्रिगर करके देखे भाई। 200 क्रॉस करना है, 200 चला जा। डिस्प्ले देखे इस पे लगा के 400 500 और ऊपर उठना 800। अब हो गया, ये यहाँ था और अब ये कहाँ है? अब एक हमारे पास 13 की स्क्रीन पड़ी है,
स्क्रीन बच्चों को ही बना दो। स्क्रीन भी आ रही है, टच देख लेते हैं, टच भी काम। अभी हमने वो नहीं डाला है इसका नीचे वाला, तो टच यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, लेते हैं इसे। ये देखो ये ऑन हो गया है। अभी हम देखते हैं इसे पूरा दोबारा से। क्या कहना है पीयूष भाई? अब वो तो कह रहा था ये ऑन नहीं होगा, जिसका भी ये सेट था। हैं, क्या लग रहा है अब तो हो गया है। बट ये सब आपके सामने हुआ है ना, ऐसा तो नहीं पहले से प्लांट कर रखा हो हमने, इसके सामने दूसरा बोर्ड रख दिया हो, है भाई? सभी आपके सामने क्या है? ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।